मेरा जन्म एक बेहद तकियानुशी ठाकुर परिवार में हुआ था। दादी बताती थी कि मेरे जन्म के पहले पिताजी ने कई सारे पूजा पाठ करवाए थे कि बेटा ही हो, इसलिए मेरे जन्म के समय मातम से शांति छाई थी। पिताजी ने माँ से बात करना छोड़ दिया था। यह तो दादी थी जो उन्हें समझाती रही कि बेटा या बेटी होने में बहू का कोई वश नहीं चलता। मेरे चाचा के बच्चों से पिताजी को काफ़ी लगाव था क्योंकि वे सभी लड़के थे। मेरी चाची को भी सभी सिर आंखों पर बिठाते, लेकिन दादी ने ऐसा भेदभाव कभी माँ के साथ नहीं किया। मैंने बहुत सालों बाद जाना कि मुझसे बड़ी दो लड़कियों को जन्म के बाद शायद नमक चटाकर मार डाला गया। 5 साल के बाद जब मेरा भाई पैदा हुआ तब घर में दिवाली सा माहौल था। मेरे भाई और मेरे बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाने लगा। समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मैंने यहाँ जन्म लेकर अपराध कर दिया है। पता नहीं शुरुआती दिनों की प्यार करने वाली माँ कैसे बदल गई। वह भी केवल भाई के लिए सोचती। इतना होने पर भी सोनू के लिए मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं जगा। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। मैं उसे अपने पास ज़्यादा रखती क्योंकि स्कूल से आकर उसके नहलाने, खिलाने और खिलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। दादी के कहने पर मुझे पढ़ने का अधिकार मिल गया था। मैं पढ़ाई में अव्वल आती, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद पिताजी ने पढ़ाई पर रोक लगा दी। उन्हें यह पैसे की बर्बादी लगता। पिताजी यूँ भी मुझे देखना नहीं पसंद करते। एक तलाकशुदा अधेड़ उम्र के पुरुष से मेरा विवाह करवा दिया गया। बदले में उसने कोई दहेज नहीं लिया। इस बेमेल विवाह से केवल मेरी दादी और मेरा भाई दुखी थे। विवाह के बाद मैं सोनभद्र आ गई। खैर, विपुल के साथ मेरी सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने मेरी पढ़ाई जारी करवा दी। विवाह के बंधन में नहीं जकड़ा। सोनभद्र आने के 1 हफ्ते बाद ही उसने मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में करवा दिया ताकि मैं बिना किसी बाधा के पढ़ाई लिखाई करती रहूं। घर के कामकाज के लिए कई नौकर चाकर थे, पर फिर भी मैं रसोई वगैरह देख लेती। हल्के फुल्के कामकाज निपटा कर कॉलेज जाती। मुझे आश्चर्य होता कि विपुल ने मुझे एक पत्नी की हैसियत से कभी नहीं देखा। शायद उम्र का असर था। कॉलेज में लड़कियां पूछती, आज तो खूब सुंदर लग रही है, पति ने क्या कहा? मैं केवल मुस्कुरा कर रह जाती। विपुल के प्रति मेरी नापसंदगी अपनी जगह थी, पर उसने भी कभी प्यार का प्रस्ताव नहीं रखा। मानो यह शादी नहीं, एक साथ रहने की कोई डील हो। वह नीचे के कमरे में चैन से रहता और मैं ऊपर के कमरे में। मेरी शादी के बाद ना कोई मायके से मिलने आया और ना ही तीज त्योहार में किसी ने खोज खबर ली। मुझे याद है, शादी के बाद की पहली तीज में मैंने घर जाना चाहा था तो विपुल ने कहा था, अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जाकर तुम्हें कुछ नहीं बल्कि बेइज्जती ही मिलेगी। उनके लिए तुम एक कचरा थी। सो उसे फेंक कर उन्होंने अपने घर की सफाई कर ली। फिर भी मैं गई। उसका कहना ठीक ही था। सोनू आकर लिपट गया और मेरा हालचाल पूछने लगा। माँ थोड़ी देर तक मेरे पास बैठी, मेरे कपड़ों और श्रृंगार से मेरा रहन सहन आगने लगी, लेकिन जैसे ही पिताजी आए वे उठकर अंदर चली गई। पिताजी ने आते ही कहा, यहाँ क्यों आई? अब इस पर घर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जन्म देकर तो हमने पहले ही जिल्लत पाई है। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने जिसकी सजा तुम्हें जन्म देकर चुकानी पड़ी। अब इस घर को भूल जाओ, यहाँ भूल कर भी ना आना। पिता की बातें सुनकर मैं दंग रह गई। पिताजी ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, सो कोई उनकी बातों में हस्तक्षेप भी नहीं करता था। माँ ने सही गलत के फैसलों पर भी कभी नहीं अपना राय दिया, और सोनू की सुनता ही कौन? उसे बड़ों के बीच में अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं थी। चाचा मामा पिताजी से छोटे थे क्योंकि पिताजी घर में सबसे बड़े थे। एक दादी थी जो अपनी बात मनवा लेती थी, पर बुढ़ापे में वे भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, या यूँ कहे समय के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और सुबह की पहली गाड़ी से वापस आ गई।
फिर कभी वहाँ ना जाने की कसमें खाते हुए मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर विपुल ने कहा, सब ठीक है ना? मैंने कहा था ना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मैंने तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे प्रति नफरत उसी दिन भांप ली थी जब वे तुम्हारा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे। लगे हाथ उन्होंने एक और गोली दागी। यहाँ भी कभी मुझसे एक पति की जिम्मेदारियों की अपेक्षा ना रखना। घर में नौकर चाकर हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं अपने कमरे में पहुंचकर काफ़ी देर तक रोती रही। हाय रे नसीब, लड़की होने का इतना बड़ा कसूर। पहले पिता ने नफरत की और अब पति ने। देखते देखते 5 साल बीत गए। मैंने मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं चाय के बहाने विपुल के कमरे में गई। मैंने देखा कि विपुल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही वह फ़ोन कट कर दिया। जब मैंने पूछा क्या हुआ, किसका फ़ोन था, तो विपुल बहाने बनाने लगा। मुझे विपुल की बर्ताव धीरे धीरे समझ में आने लगी। इस विवाह की आड़ में और पढ़ाई में मेरी व्यस्तता का बहाना लेकर वह किसी और के साथ मस्त रहता। घर के रसोइया मनोहर काका एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जवानी के दिन इसी घर में काटे थे। मालती दाई भी बहुत पुरानी थी। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। नीचे के कमरे में मेरा जाना बिल्कुल मना हो गया था। अगर कभी भी विपुल को देखने का मन करता तो काका नहीं जाने देते। उन्होंने मुझे दबी जबान में विपुल की आदतों के बारे में सब बता दिया था। मैं गुस्से में विपुल से लड़ने का जब भी कोई कदम उठाती, मालती मुझे समझा बुझाकर चुप करा देती। शायद उन्हें भी अपना काम छूट जाने का भय था। एक बार काका ने मुझे ठंडे दिमाग से सोचने को कहा, यहाँ तुम्हें खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है। आखिर तुम मालकिन हो। तुम अगर मुंह खोलोगी तो घर से बाहर कर दी जाओगी। इसलिए चुपचाप विपुल बाबू से मन हटाकर अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करो, फिर कोई कड़ा निर्णय ले लेना। उनकी बातों में दम था। मैंने विपुल की नज़रों में अपने आप को कमज़ोर बना दिया था। एक कमज़ोर पत्नी जिसे पति के विरुद्ध आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं हो। मेरी कुछ रचनाएं स्थानीय पत्रिकाओं में छपनी शुरू हो गई। रचनाओं के साथ दिया हुआ मेरा परिचय और फोटो से लोगों ने मेरे पति के बारे में भी जाना। उसी में किसी ने फ़ोन करके बताया कि जिसे आप विपुल शर्मा के नाम से जानती हैं, वह असल में भोलानाथ है और शहर की एक वेश्या के साथ उसका संबंध है। रचनाओं के प्रकाशन के बाद विपुल ने आपत्ति जताई थी कि लिखने से कोई मनाही नहीं है, पर छपवाना नहीं है। उसकी असलियत जानने के बाद मैंने भी तय कर लिया कि मैं उससे अलग होकर एक खुशी जीवन बिताऊंगी। संघर्ष मनुष्य को या तो तोड़ देता है या तो जोड़ देता है। मुझे मेरी नीति ने मजबूत बना दिया था। कुछ बुरे लोग मिले तो कुछ अनेक अच्छे लोग भी मिले। अपना अतीत भूलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मेरे इस नए निर्णय का मेरी सहेलियों और कॉलेज के विभाग अध्यक्ष मीना दी ने स्वागत किया। तब तक पीएचडी पूरा होने में कुछ समय था। कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुग्रह पर मुझे उसी कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी मिल गई। मैंने यह सब अभी तक विपुल को नहीं बताया था। जब मैंने अलग ठिकाने की तलाश कर ली, तब एक दिन उनके कमरे में जाने का निर्णय किया, जहां मेरे जाने पर प्रतिबंध था। दोपहर का समय था। मैं बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस गई। मैंने जो देखा मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सोफे पर विपुल और एक अधेड़ उम्र की महिला बिना कपड़ों के बेड पर एक ही साथ लेटे हुए थे। मुझे इस तरह अंदर आते देख वह बरस पड़ा। तुम यहाँ क्यों आई? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने कहा, तलाक का नोटिस तुम पर तक पहुँचाने आई हूँ। मैं जा रही हूँ। विपुल एक घायल शेर की तरह मेरे ऊपर हमला करना चाहा। अपनी औकात मत भूलो। मेरे सहारे पड़ने वाली औरत आज मुझ पर सवाल उठा रही है। इतने दिनों से अपने वजूद के कड़ कड़ को समेटती हुई जिस स्वाभिमान का मैंने मान रखा था, वह बिखर न जाए इसका सदा ध्यान रखा था। मेरे संघर्ष ने मुझे बहुत बलवान बना दिया था।
मैंने पलटकर एक झन्नाटेदार तमाचा विपुल के गाल पर जड़ते हुए कहा, यह मत समझना मेरी बदनसीबी ने मुझे कमज़ोर बना दिया है। सामाजिकता की आड़ में मुझे अपनी पत्नी बनाकर तुमने सभ्य कहलाने का नाटक किया था। सच पूछो तो तुम ही मेरे सहारे पल रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें देर से पहचाना था, मैंने थोड़ा जल्दी पहचान लिया। उसने हंसते हुए कहा, जाओगी कहाँ? अपने मायके? उन्होंने तो तुम्हारे हाथ पीले कर पल्ला झाड़ लिया है। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैंने जीना सीख लिया है। और हाँ, मेरी खोज खबर लेने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे गुजारे भत्ते की कोई चाह नहीं। मैंने वकील साहब को लिखित रूप में सब समझा दिया है। तुम इन्हीं औरतों के साथ दिन रात गुजारो। यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी करतूतें आज मालूम हुई है। जिस दिन तुमने मेरा कमरा अलग करवा दिया था, तुम्हारी आदतों की भनक मुझे उसी दिन लग गई थी। पर पढ़ना मेरी मजबूरी थी और लाचारी भी। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ा होने तक यह मकान मेरा आश्रय भर था और कुछ नहीं कहकर मैं निकल गई। मैंने झट अपना जरूरी सामान बांधा और अपनी सहेली मिसेज गोयल के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। नीति की मार झेली वे भी सिंगल वूमन थी। 2 दिनों बाद मैं कॉलेज के समीपवर्ती कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। अकेले रहते हुए मैंने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि पिछले दिनों की कोई याद ना आ सके। कॉलेज के बाद रचनात्मक कामों में वक्त गुजर जाता। मैं खुश थी या खुश रहने की कोशिश करती, फिर भी कभी कभी विपुल के घर के तरफ जाने का मन करने लगता। देखूं उस घर के नौकर चाकर जो बड़ी प्यार से मेरी देखभाल कर रहे थे, अब मुझे याद करते हैं या नहीं। पर मैं अपने आप को संभाल लेती। मेरे तलाक की खबर मैंने माँ को भेजी थी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। ना किसी सहारे की पेशकश हुई, ना ही कोई दया माया का संदेश आया। 6-7 महीने के बाद मुझे लगने लगा मैं इस शहर से दूर चली जाऊं, जहां मेरा अतीत पीछे छूट जाए। इत्तेफाक की बात थी, उसी समय कुशीपुर में एक आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए रिक्त स्थान की सूचना अखबारों में आई। मैंने फॉर्म भर दिया। नियत समय पर लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू हुआ और मैं चुन ली गई। पहाड़ों के बीच बसा कुशीनगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लंबे चौड़े गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाकों में प्रसिद्ध है। छात्रावास में भी लड़कियों को विशेष सुरक्षा और सुविधा दी जाती है। यह जगह मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। स्कूल के कामों में मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं करीब करीब भूल ही गई थी। छात्रावास की लड़कियों में अपना बचपना मिल गया था। उनके साथ प्रिंसिपल होने के बाद भी एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया था। लिखने का शौक़ बचपन से था, पर हालात बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया था। जो भी लिखा, अपनी व्यथा कथा और संघर्षों से प्रेरित भावनाओं को लेखनी का माध्यम बनाया, जिसमें लड़कियों के उत्पीड़न और समाज में उनके स्थान पर प्रबल प्रहार होता। इसीलिए लोगों को उसमें अपनी कहानी दिखती। अब मैं स्वतंत्र होकर लिखती हूँ। मुझे मेरा आकाश मिल गया था। लगता जैसे एक परिंदे ने अपनी परवाज़ पहचान ली थी। विद्यालय के सभी शिक्षक, स्टाफ और बच्चों का भरपूर सहयोग मिलता। बहुत दिन के बाद माँ पिताजी का चेहरा मेरे सामने से गुजर गया। पल भर को दादी, चाची, चाचा सभी की याद आ गई। वो घर, वो चौबारा जिसने मुझे कभी नहीं अपनाया, हमेशा लड़की होने के अपराध बोझ से घिरी रही। आज सबके मोह बंधन ने मुझे खींचना चाहा, वह मोह बंधन जो सदा एक तरफा रहा। लगा जैसे आंखें भीग रही हैं, पर मैंने एक झटके से इन ख्यालों को परे धकेल दिया और खिड़की के पास आ खड़ी हुई। रात बीत चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पहाड़ के पीछे से फैलती हल्की किरणें नई सुबह का संदेशा ला रही थी। रात भर जागने के कारण आलस और सिर भारी भारी सा लग रहा था।
फ्रेश होकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी दरवाजे से छात्रावास की लड़कियों का समूह आता दिख पड़ा। उन्हें देखकर याद आया कि आज रविवार है और हर एक रविवार को हम स्कूल के पीछे बने पंछियों के होते में उन्हें देखने जाते हैं। यह एक मिनी चिड़ियाघर था जहाँ कुछ रंग बिरंगे पंछी और घरेलू जानवर थे। लड़कियों ने एक स्वर में गुड मॉर्निंग कहा और बाग में चलने की जिद की। दीदी देखिए, पहाड़ के पीछे बादल उमड़ रहे हैं, मयूर भी नाच रहा है, गीतिका ने कहा। मैंने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं तैयार होने चली गई। मैंने सुर्ख लाल सूट पहना। रास्ते भर लड़कियों चुहलबाजियां मुझे गुदगुदाती रही। सच मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई थी।